Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So previous fluid mechanics के सेशन के अंदर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी एंड फ्लोटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज के इस सेशन के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सबमर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग के लिए क्या ट्रिक है याद रखने की, और सबमर्ज बॉडी के लिए क्या ट्रिक है याद रखने की, टाइम पीरियड, स्टेबिलिटी, कंफर्ट कंडीशंस क्या होती हैं, इन सब चीज के हम बारे में अभी इस सेशन के अंदर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। मैं आपको यहां पे बता दूं कि 12 बजे टारगेट सीरीज के अंदर अभी एस्टिमेशन कॉस्टिंग चल रहा है। देन उसके बाद 4 PM पर विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद 5:30 PM पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 PM पर विजय सर रेलवे इंजीनियरिंग कंडक्ट कर रहे हैं। सोम एंड सर्वे कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट करें, कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको यह समझना है कि हमने जो बात करी थी फ्लोटिंग बॉडी, अगर हम एक फ्लोटिंग बॉडी की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ये सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये फ्री सरफेस है, ठीक है, और ये फ्लोटिंग बॉडी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से तो क्या पास होगा, उसका वेट पास होगा, और वहीं पर एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ बायंसी, वहां से क्या पास होगा, वहां से बाइंड फोर्स पास होगा। क्लियर है, ये चीज हम बात कर चुके थे। सो फॉर ए फ्लोटिंग सरफेस इक्विलिब्रियम, मतलब फ्लोटिंग बॉडी के अंदर हमेशा क्या होगा कि आपका जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में बात करा था। और शुरुआत में जब डिस्टरबेंस नहीं है तो जो सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक लाइन में होगी। डिस्टरबेंस होगा तो सेंटर ऑफ बायंसी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सेंटर ऑफ बायंसी में शिफ्ट इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को वो शिफ्ट कर सकता है। अब सबसे पहले अब हम यहां पर इक्विलिब्रियम समझेंगे। तो इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेट की बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें या सबमर्ज और फ्लोटिंग की बात करें, इक्विलिब्रियम हमेशा 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होती है अनस्टेबल, एक होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बॉडी में डिस्टरबेंस आ रहे हैं और डिस्टरबेंस आने के बाद वो अपनी एक पोजीशन में वापस से आ जाए और रुक जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। मतलब वो जब डिस्टरबेंस आ रहा है तो डिस्टरबेंस होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, पुरानी पोजीशन में आ जाए, तो वो स्टेबल होता है। अगर सपोज मान लीजिए किसी बॉडी में डिस्टरबेंस आया और वो हर बार अपनी एक नई पोजीशन डिफाइन कर रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अगर किसी बॉडी पर डिस्टरबेंस आया और वो अपनी एक नई पोजीशन बनाने के पहले ह्यूज डिस्टरबेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्टरबेंस आने के बाद अगर कोई अपनी पुरानी अवस्था में पहले वापस आ जाए, पुरानी अवस्था में जो पहले थी, तो स्टेबल। अगर वो रुक जाए, डिस्टरबेंस आने के बाद वो रुक जाए और एक नई पोजीशन डिफाइन कर ले तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अगर वो कभी भी अपनी पुरानी पोजीशन में ना आ पाए और उसमें लार्ज डिस्टरबेंस आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है। तो जैसे हम यहां पर डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, सपोज मान लीजिए सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को हमने यहां से मूव कराया, ये ऐसे मूव करने के बाद यहां पहुंची, फिर ऐसे ह्यूज डिस्टरबेंस के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ गई, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अगर कोई बॉल यहां पर है और इसमें डिस्टरबेंस आया तो ये कभी भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी और इसमें ह्यूज डिस्टरबेंस आ जाएंगे, तो ये अनस्टेबल हो गया। और अगर बॉडी में हमने डिस्टरबेंस दिया और वो फिर अपनी इस नई पोजीशन में शिफ्ट हो गई, डिस्टरबेंस नहीं आए बट एक नई पोजीशन बना ली, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्लियर है। अब इसमें हम यहां पे समझते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए सबमर्ज बॉडी की बात करें। अब सबमर्ज बॉडी में आप जानते हैं सबमर्ज बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करता है, नॉट शिफ्ट, ठीक है, वो अपनी कभी पोजीशन शिफ्ट नहीं करता है। और दूसरा, सबमर्ज बॉडी के अंदर हम ये भी जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बायंसी है लाइज ऑन सेम वर्टिकल एक्सिस, ये दोनों एक ही वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं। क्लियर है यहां तक, सेम ही वर्टिकल एक्सिस पे लाई करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक सबमर्ज बॉडी है, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी
नीचे की तरफ है और सेंटर ऑफ बायंसी जो है ये ऊपर की तरफ है। तो अब इनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे इस पे क्या लग रहा था, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से क्या लग रहा है, इसका वेट लग रहा है, और सेंटर ऑफ बायंसी से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। अब मान लीजिए इसमें डिस्टरबेंस आए, ये क्या है, ये डिस्टर्बिंग मोमेंट आए, डिस्टरबेंस आए, तो अब जब इसमें यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है बाइंड फोर्स और ये जो वेट है ये इसमें एक मोमेंट बनाएंगे। तो इन्होंने जो मोमेंट बनाया ये डिस्टर्बिंग मोमेंट था, ये इन्होंने बनाया रिस्टोरिंग मोमेंट। जब बी ऊपर है और जी नीचे है तो रिस्टोरिंग मोमेंट डिस्टर्बिंग मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो वो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए कि बॉडी में जी ऊपर है और बी नीचे है, किसी कंडीशन में जी ऊपर है बी नीचे है, जहां बी होगा वहां से क्या लगेगा, बाइंड फोर्स, और जहां से जी होगा वहां से क्या पास होगा, वेट पास होगा। क्लियर है। अब मान लीजिए डिस्टरबेंस आए, तो ये डिस्टर्बिंग मोमेंट आ गए। अब जब डिस्टर्बिंग मोमेंट आए तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि वेट तो कहां लग रहा था, नीचे, और आपका जो बाइंड फोर्स है वो कहां लग रहा है, ऊपर। तो इससे जो रिस्टोरिंग मोमेंट बने, इन दोनों फोर्स से जो रिस्टोरिंग मोमेंट बने वो भी इस डायरेक्शन में बनेंगे, तो वो बॉडी में ह्यूज डिस्टरबेंस आएगा, इसलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। मतलब जब जी ऊपर है बी नीचे है तो रिस्टोरिंग मोमेंट और डिस्टर्बिंग मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ह्यूज डिस्टरबेंस आएगा और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बी ऊपर है और जी नीचे है तो इस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग मोमेंट आएगा और डिस्टर्बिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इस कंडीशन में बॉडी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर बी और जी कॉन्साइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में डिस्टरबेंस तो आएगा बट यहां पर बॉडी में ह्यूज डिस्टरबेंस नहीं आएंगे, और वो मान लो पहले किसी पोजीशन में है तो बाद में वो किसी और पोजीशन में हो जाएगी, अपनी एक हमेशा नई पोजीशन डिफाइन करेगी, इसलिए उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये तब होगा जब जी और बी क्या करेंगे, कॉन्साइड करेंगे। मतलब सबमर्ज बॉडी में आपको दो बात ध्यान रखनी, पहला यहां पर अगर आपका जी और बी कॉन्साइड कर रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टरबेंस नहीं आते, नई पोजीशन डिफाइन करता है। अनस्टेबल में क्या होता है, नई पोजीशन नहीं, डिस्टरबेंस आ जाते हैं बॉडी में, और जब वापस से ओरिजिनल पोजीशन में चले जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जो सबमर्ज बॉडी है उसमें बी अपनी कभी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बी और जी एक ही लाइन में लाए करें, क्योंकि बॉडी पूरी डूबी हुई है। जब पूरी डूबी है तो जहां जी है उसी लाइन में आपका बी होगा। क्लियर है। अब जी अगर शिफ्ट होता है और मान लो बी ऊपर है जी नीचे है तो स्टेबल, जी ऊपर है बी नीचे है तो अनस्टेबल, और जी और बी कॉन्साइड करे तो न्यूट्रल। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ध्यान रखने की, जब भी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। यहां पर मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूं कि कैसे इसको आप विद इन अ सेकंड एग्जाम में याद कर सकते हैं। आपको इसमें याद रखना है भगत सिंह। क्या याद कर रखना है आपको इसमें, भगत सिंह। भगत सिंह जो हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो शहीद भगत सिंह थे, ठीक है, तो उनमें बी पहले आता है जी बाद में, तो भगत सिंह के नाम से आपको ध्यान रखना है, जब बी पहले है जी बाद में तो स्टेबल, इसका उल्टा हो जाए तो अनस्टेबल, और कॉन्साइड कर जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, देखिए फ्लोटिंग बॉडी के अंदर बात करें तो फ्लोटिंग बॉडी में आप जानते हैं कि जो बी है, बी में शिफ्ट इट्स पोजीशन, बी अपनी पोजीशन शिफ्ट कर सकती है। अब साथ में क्या होगा, जैसे हमारे पास ये बॉडी है, मान लो कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो तो ये है जहां से इसका वेट पास होगा। अब जितना पोर्शन इसका डूबा हुआ है उतना यहां पर इसका सेंटर ऑफ बायंसी और वहां से बाइंड फोर्स पास होगा। ठीक है, अभी बॉडी ऐसी है। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए बॉडी में कि इसमें डिस्टरबेंस आए। अब जब डिस्टरबेंस आए और डिस्टरबेंस आने के कारण क्या हुआ, ये आपका पुराना सेंटर ऑफ बायंसी था, सेंटर ऑफ बायंसी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, यहां पे कहीं शिफ्ट हो गया। क्लियर है। ये जो शिफ्टिंग होती है, जो आपका थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाता है, इस डेल्टा को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट ऑफ
सेंटर ऑफ बायंसी। और ये जो सेंटर ऑफ बायंसी, अब ये नया सेंटर ऑफ बायंसी हो गया हमारा, जो कि थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया। जैसे इधर हुआ ऐसा ये हुआ, तो ये इतना पोर्शन डूब गया, तो अभी ज्यादा हो गया, तो उस तरफ आपका सेंटर ऑफ बायंसी होगा। वहां से ये जो एक इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस है बॉडी की, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पुराना सेंटर ऑफ बायंसी लाई कर रहा है, वो वर्टिकल एक्सिस को जहां नया सेंटर ऑफ बायंसी कट करता है, ऐसे इमेजिनरी पॉइंट को हम मेटा सेंटर या मेटा सेंट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा सेंटर या मेटा सेंट्रिक पॉइंट। ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। क्या होता है मेटासेंट्रिक पॉइंट? जब भी फ्लोटिंग बॉडी के अंदर, ये सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी में डिफाइंड है, फ्लोटिंग बॉडी में जब बॉडी में डिस्टरबेंस आते हैं, तो जो सेंटर ऑफ बायंसी वो अपनी पोजीशन बदलेगा, और जब वो बदलेगा तो उसकी नई पोजीशन से जो वर्टिकल एक्सिस जहां पर कट होगा, वो इमेजिनरी पॉइंट मेटा सेंटर कहलाएगा। अब मेटा सेंटर या नए बायंसी पॉइंट से क्या लगेगा? बाइंड फोर्स। और यहां से क्या लग रहा है? हमारा वेट पास हो रहा है। इन दोनों को डिस्टर्बिंग मोमेंट ऐसे आए थे हमारे, ठीक है। अब जब ये दोनों मूवमेंट लग रहे हैं, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, तो जो हमारा रिस्टोरिंग कपल आएगा, वो रिस्टोरिंग मूवमेंट ऐसा आएगा। दोनों अपोजिट हैं, तो बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पर देखिए, अगर सपोज मान लो कि किसी कारणवश जब डिस्टरबेंस आया और उस दौरान आपका जो सेंटर ऑफ बायंसी वो शिफ्ट तो हुआ, और ये इसका लेटरल शिफ्ट हो गया, और ये नया सेंटर ऑफ बायंसी पॉइंट बना, और बॉडी की जो वर्टिकल एक्सिस है उसको जो नया सेंटर ऑफ बायंसी है वो इस पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, तो ये पॉइंट तो हमारा मेटा सेंटर हो गया। और यहां से क्या लगेगा? बाइंड फोर्स लगेगा, और यहां से हमारा क्या लग रहा है? वेट। इन दोनों का जो कपल बनेगा वो ऐसा बनेगा, तो रिस्टोरिंग मूवमेंट इस डायरेक्शन में बना, और डिस्टर्बिंग भी इधर आया था, तो बॉडी में ह्यूज डिस्टरबेंस आ जाएंगे। और जब बॉडी में ह्यूज डिस्टरबेंस आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी किस में रहेगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि जब M ऊपर है, G नीचे, जब मेटा सेंटर ऊपर है और G नीचे, हम सेंटर ऑफ बायंसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, तो उसका जो आदमी वर्टिकल एक्सिस पे वो कौन है? मेटा सेंटर, तो उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जब M ऊपर है, G नीचे, तो स्टेबल। जब G ऊपर है, M नीचे, तो अनस्टेबल। वहीं पर अगर मान लो कि बॉडी में G और B वहीं पर लाई करेंगे, उसी एक्सिस पर लाई करेंगे, दोनों सेम एक्सिस पे होंगे, तो बॉडी में डिस्टर्बिंग तो आएंगे बट रिस्टोरिंग मोमेंट नहीं होंगे, तो वो हर बार अपनी एक नई पोजीशन बना लेगा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ऐसे में mg जब ये ऐसे यहीं पर लाई करेगा, तो m कितना हो जाएगा? यहीं पर बन जाएगा। तो m और g जो है वो आपस में क्या कर जाए? कॉन्साइड कर जाए, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है? मतलब आप ये समझना है, फ्लोटिंग बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहेगा नॉर्मल कंडीशन में। बट अगर मान लीजिए डिस्टरबेंस आए और m ऊपर G नीचे, तो स्टेबल रहेगा, और G ऊपर m नीचे तो अनस्टेबल रहेगा। इसमें ट्रिक क्या है याद रखने की? इसमें ट्रिक याद रखना, वहां ट्रिक थी महात्मा गांधी, यहां पर हमारे पास भगत सिंह, यहां पर हमारे पास ट्रिक है याद रखने की महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये हमारे फादर ऑफ नेशन है, तो इसमें ध्यान रखना mg भगत सिंह सबमर्ज बॉडी में, और महात्मा गांधी को याद रखना है हमें फ्लोटिंग बॉडी के अंदर। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए, तो अब मेटा सेंटर क्या होता है? अगर हमारे पास फ्लोटिंग बॉडी है तो ये जनरली यहीं पर लाई करेगा, बट जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएंगे, तो वो अपनी नई पोजीशन बनाता है, और जहां पर वो कट करता है वो इमेजिनरी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मेटा सेंटर। जैसे कि आपको दिख रहा है मेटा सेंटर बॉडी से बाहर लाई कर रहा है, पिछले डायग्राम में अंदर लाई कर रहा था। मतलब ये ध्यान रखना है कि मेटा सेंटर मे लाई इनसाइड और आउटसाइड दी बॉडी। जरूरी नहीं कि बाहर लाई करेगा, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मेटा सेंटर जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ फ्लोटिंग बॉडी के लिए ही डिफाइंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबमर्ज बॉडी में डिफाइंड नहीं है।
इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सिस विथ द न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी। मतलब नया जो बायंसी का पॉइंट है वो वर्टिकल एक्सिस को जहां कट करेगा वो मेटासेंट्रिक पॉइंट होगा। ठीक, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यह एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी, ये एक इमेज, जैसे आपने सुना होगा पेंडुलम बॉब वाला कॉन्सेप्ट जो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, तो जैसे वो पेंडुलम बॉब होता है तो उस पेंडुलम बॉब का एक सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है, राइट, एक सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करता है, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे ही हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक पेंडुलम है, या इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको पेंडुलम बॉब मान लो, तो वो जो सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ही मेटा सेंटर भी वो ऑसिलेटिंग पॉइंट है। मतलब इसको वो पॉइंट भी बोल सकते हैं जिसके अबाउट अगर बॉडी में थोड़े से डिस्टर्बेंस आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आते हैं, तो जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा वही हमारा मेटासेंट्रिक पॉइंट होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है, अगर हम ये जो डिस्टेंस देखें m से g तक, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही m से g तक, तो जो डिस्टेंस है m से g तक, इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। क्या बोलते हैं इसको? मेटासेंट्रिक हाइट। m मेटासेंटर या मेटासेंट्रिक पॉइंट है, m से g की जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन mg इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। इसमें भी यह ध्यान रखना है कि हमेशा m से g की तरफ नापना है, ये इसका साइन कन्वेंशन है। अगर हमने m ऊपर है g नीचे है तो m से जो g आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लीजिए m नीचे है g ऊपर है तो mg ना मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो जीरो आएगा। तो ये भी हमें इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मेटासेंट्रिक हाइट डिफाइन करते हैं m से g की तरफ नापा जाएगा। अगर m ऊपर है वो g तक नापेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ऐसे भी हम मेटासेंटर या जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उनको डिफाइन करते हैं, जिसका फॉर्मूला है gm बराबर या mg बराबर कितना होगा। जो gm बराबर है उसे क्या बोल सकते हैं, ये इतना bm, और bm में से क्या माइनस कर दें, bg। अगर हम bm में से bg को माइनस कर देंगे तो gm आ जाएगा। जब डिराइव करते हैं तो जो bm होता है, b से लेकर m तक की जो डिस्टेंस होती है, इसका फॉर्मूला बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the surface which is cut by the free surface of the liquid upon volume displaced। यहां पर ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है फ्लूइड का, माइनस बीजी। बीजी क्या है, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो ये इसका फॉर्मूला है मेटासेंट्रिक हाइट का, ध्यान रखना, आई बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है जो भी बॉडी है उसका जो फ्री सरफेस है वो जिस लेमिना को कट कर रहा है उस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? रेक्टेंगल्स, मान लो वो सरफेस है तो वो रेक्टेंगल होगा। जैसे मान लीजिए अगर इस बॉडी को हम पानी में डालेंगे और ये फ्लोट कर रही है, तो जब वो कट करेगा तो वो जो लेमिना मिलेगी वो क्या मिलेगी, सर्कल। तो उसका इनर्शिया क्या होता है, पाई डी की पावर 4/64। तो वहां पर वो इनर्शिया आएगा। और मिनिमम वाला लेना है, उसके दो इनर्शिया हो सकते हैं जिसको फ्री सरफेस कट करेगी। वो जो बॉडी है 3D बॉडी है, तो फ्री सरफेस जिस लेमिना को कट कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, उसके दो इनर्शिया होंगे, जो मिनिमम है वो लेना है। तो आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बीजी। यहां पर ही जो आई मिनिमम अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस है इसको मेटासेंट्रिक रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक रेडियस। तो अगर मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम मेटासेंट्रिक हाइट डिफाइन करेंगे तो m से g पे नापेंगे। इसका मतलब अगर mg पॉजिटिव आया तो bm bg से बड़ा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर mg पॉजिटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि हमने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए m ऊपर होना चाहिए, g नीचे। अगर m नीचे है, g ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इस कंडीशन में mg जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर mg के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये तब होता है जब m और g आपस में क्या कर जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। तो हम मेटासेंट्रिक हाइट से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेटासेंट्रिक डिस्टेंस पॉजिटिव आया मतलब स्टेबल, नेगेटिव आया मतलब अनस्टेबल, और 0 आया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कई बार न्यूट्रल को स्टेबल जैसा माना जाता है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है अगर mg
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको भी स्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रल में ह्यूज डिस्टरबेंस नहीं आते। तो एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और mg का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, I मिनिमम के अपॉन में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द फ्लूइड माइनस बीजी। बीजी किस पे डिपेंड करेगा, बीजी तो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और आई मिनिमम वो जो सरफेस है लेमिना जो फ्री सरफेस से कट हुआ उस पर, और वॉल्यूम डिस्प्लेस जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करा। तो जो भी अभी हमने पढ़ा यहां पर, जैसे हमारे पास जो भी फ्लोटिंग बॉडी, जैसे हमारे पास एक शिप है, तो इस शिप के 3 प्रकार के टोटल 6 प्रकार के मोशन होते हैं। शिप है या हेलीकॉप्टर है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6। देखो 6 में से 3 तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, 3 तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और 3 इसका रोटेशन होगा। 3 प्रकार से ये रोटेट कर सकती है। देखो एक तो ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, इसको हम बोलते हैं यॉनिंग। क्या बोलते हैं, यॉनिंग। जैसे अगर कोई शिप है, अगर वो ऐसे घूम रही है तो उसको यॉनिंग कहा जाएगा। मतलब यॉनिंग किस में आएगा, यॉनिंग आएगा रोटेशन में। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट उसमें रोटेशन आ रहा है, मतलब वो जो शिप है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रोलिंग। क्या बोलेंगे, रोलिंग। मतलब रोलिंग इज द रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और अगर वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, मतलब जो शिप है वो ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो इसको हम बोलते हैं पिचिंग। क्या बोलते हैं, पिचिंग। मतलब 3 प्रकार के मोशन हो गए। कौन कौन से, एक हो गया यॉनिंग, रोलिंग, पिचिंग। अगर कोई भी शिप ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है तो यॉनिंग, अगर ऐसे ऐसे कर रही है तो पिचिंग, और ऐसे ऐसे कर रही है तो वो रोलिंग कहलाएगा। लंबाई के अबाउट रोलिंग, विड्थ डेप्थ के अबाउट पिचिंग, और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट यॉनिंग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अगर जो आपका जहाज है या शिप है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे आगे पीछे चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं सर्जिंग। क्या बोलते हैं, सर्जिंग। तो एक हो गया हमारा सर्जिंग, ठीक है, सर्जिंग हो गया। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, ऐसे जहाज का आगे चलना या पीछे चलना, सबमरीन का आगे चलना या पीछे चलना, ये सर्जिंग कहलाता है। अगर वहीं पर वो जो आपका जहाज है या शिप है वो ऊपर या नीचे जा रही है, मतलब थोड़ा पानी में डूब रही है या पानी में हल्का सा ऊपर आ रही है, तो उसको हम सर्जिंग भी बोल सकते हैं, और उसको हम हीविंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीविंग। तो ये वर्टिकल हो गया, ऊपर नीचे आना जहाज का हीविंग, सबमरीन का ऊपर नीचे आना हीविंग, और आगे पीछे चलना सर्जिंग। और वहीं पर अगर वो जो जहाज है वो ऐसे साइडवेज चल रहा है, मतलब जो जहाज है ये ऐसे खसक गया या ऐसे खसक गया, तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम बोलते हैं स्वेइंग। क्या बोलते हैं, स्वेइंग। तो ये हमारा साइडवेज हो जाएगा। मतलब फिर से समझते हैं, कोई भी हमारे पास मान लो ये जहाज या सबमरीन है, तो ये अगर ऐसे ऐसे रोटेट करेगी तो इसे बोलेंगे यॉनिंग। अगर वो लंबाई के अबाउट करेगी, ऐसे ऐसे करेगी तो रोलिंग। अगर ऐसे ऐसे करेगी तो पिचिंग। ये इस वाली एक्सिस के अबाउट है पिचिंग। रोलिंग ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे आपका क्या हो गया, यॉनिंग हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, ऐसे आगे पीछे चलेगी तो सर्जिंग, ठीक है, साइड में चलेगी तो स्वेइंग, और ऊपर नीचे चलेगी तो हीविंग। तो टोटल जो भी फ्लोटिंग बॉडी है या सबमर्ज बॉडी, इसके टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये ध्यान रखना। कौन कौन से मोशन है वो आपको समझ में आ गए। अब इसमें यहां पर इनमें जो ऑसिलेशन होता है, इनका फ्लोटिंग बॉडी है तो मेटा सेंटर डिफाइंड होगा, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, टाइम पीरियड क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहां पर पेंडुलम बॉब है, ठीक है, और ये जो पेंडुलम बॉब है ये पहले ये इसकी मीन पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है,
और ये फ्रो पोजीशन है, ये इसका सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। तो जब मीन पोजीशन है पहले यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर उसके बाद यहां जाएगा और फिर यहां आएगा। तो एक बॉडी को, एक ऑसिलेटर को जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, उसको एक टू मोशन और उसके बाद फिर मीन, और फिर मीन से फ्रो, और फिर फ्रो से मीन, मतलब पहले ऐसे आना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे आना, फिर ऐसे जाना, इतना कंप्लीट मोशन जो होता है इसको वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम उसको लगता है उसको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहा जाता है। मान लो किसी भी ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाली बॉडी को एक टू एंड फ्रो मोशन करने में 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। इतना क्लियर है? मतलब पहले मीन से टू पे आना, फिर मीन पे आना, फिर फ्रो पे जाना, फिर फ्रो से मीन पे आना, इसे एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन किसके बराबर होता है? वो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कहलाता है। तो ऐसे ही हमारी फ्लोटिंग बॉडी भी कर रही है, वो मेटासेंट्रिक पॉइंट हो गया, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू जी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। के यहां पर क्या है? के यहां पर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो जो उसका लेमिना है उस बॉडी का जो फ्री सरफेस से कट हो रहा है उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज टेकन अबाउट द टॉप व्यू ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ऑसिलेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग एंड ऑसिलेशन अबाउट ट्रांसवर्स इज कॉल्ड पिचिंग। ये आपको बता दिया अभी मैंने। टाइम पीरियड जो होता है ऑसिलेशन का वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू जी। के रेडियस ऑफ गायरेशन है, जीएम मेटासेंट्रिक हाइट है और टी टाइम है कंप्लीट ऑसिलेशन का। इसमें यहां पर ध्यान ये रखना, जो भी फ्लोटिंग बॉडी है उसके लिए अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू जीएम। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा यहां पे ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मान लो जैसे एक जहाज है, ठीक है, जहाज का जो कोई शिप है, उस शिप का जो ये स्पेशल शेप होता है इसको हाउंड शेप बोला जाता है या हुल शेप बोलते हैं, हुल या हाउंड शेप। तो अब मान लो ये यहां पर ऐसे फ्री सरफेस को कट कर रही है, ठीक है, ये जो शिप है, जहाज है। अब इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट का वजन है W, उस ऑब्जेक्ट का वजन है W। तो उस पर कुछ अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए, वो वेट पूछा जाए, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें यह ध्यान रखना है, यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ m का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? t बराबर 2 पाई एम आर स्क्वायर, मतलब कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन में m इंटू जी कितना होता है? वेट इंटू जीएम। ये फॉर्मूला हम इस कंडीशन में यूज कर लेंगे। मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई न्यूमेरिकल दिया गया तो टाइम पीरियड तो दोनों का सेम होगा, तो 2 पाई अंडर रूट में यहां पर आ जाएगा जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उस सरफेस का जो फ्री सरफेस से कट हो रही, जहाज का जो सरफेस होगा जो फ्री सरफेस से कट हो रहा है वो रेक्टेंगल होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहां रख देंगे, इनटू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो वो ऑब्जेक्ट है, इनटू मेटासेंट्रिक हाइट रख देंगे। तो वो हमारे पास उससे रिलेशन आ जाएगा टाइम पीरियड, वेट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। इसमें से 1 2 3 4 चीज अननोन है, 3 कोई सी भी देंगे और चौथी चीज पूछ लेंगे। तो यहां से आप अगर कोई वेट पर न्यूमेरिकल आता है, जहाज है उस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है उसका वजन बताइए, तो यहां से आप उसको कर सकते हैं। ये इसमें ध्यान रखें। तो टाइम पीरियड वाला आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक और कंडीशन आती है, जो हमारे पास फ्लोटिंग बॉडी होती है, इस फ्लोटिंग बॉडी में एक कंडीशन होती है कंफर्ट कंडीशन, कंफर्टेबिलिटी या कंफर्ट कंडीशन, और एक होती है स्टेबिलिटी कंडीशन। जब भी वो जो जहाज है या शिप है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड से ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं। कैसे समझेंगे? जैसे मान लो अगर आप किसी जहाज के अंदर बैठे हो, किसी नाव में बैठे हो, शिप में बैठे हो, और अगर उसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम है,
मतलब क्या हुआ, वो एक ऑसिलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर रही है। अगर मैं किसी नाव में आपको बिठाऊं जिसका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो वो जल्दी से फटाफट अपनी मीन पोजीशन पर आ रही है, इसका मतलब है। और किसी का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, मतलब वो धीरे धीरे आ रही है। अब जब अगर मान लो किसी का टाइम पीरियड बहुत कम है, वो जल्दी जल्दी आए, तो आपको कंफर्ट होगा या डिस्कंफर्ट होगा? डिस्कंफर्ट होगा। वहीं पर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है तो आप आराम आराम से आएंगे, मतलब आपको कंफर्ट ज्यादा मिलेगा। जितना टाइम पीरियड ज्यादा होगा ऑसिलेशन का, फ्लोटिंग बॉडी का, उतना पैसेंजर्स को कंफर्ट मिलेगा। मतलब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंफर्ट कंडीशन ऑफ पैसेंजर्स। क्लियर है यहां तक? ये बात ध्यान रखना, टाइम पीरियड आपका इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंफर्ट के। वहीं पर अब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचो, फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी, जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना जल्दी वो अपनी मीन पोजीशन पर फटाफट आएगी या देर से आएगी? जितना टाइम पीरियड कम होगा वो उतना जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मीन पोजीशन पर आएगी। वही स्टेबिलिटी कंडीशन होती है कि अपनी न्यू पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन पर जल्दी आ जाना। मतलब जितना टाइम पीरियड कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। टाइम पीरियड कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, स्टेबिलिटी कम है। मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो फ्लोटिंग बॉडी, स्टेबिलिटी पैसेंजर्स की नहीं होती, स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की होती है, और कंफर्ट कंडीशन पैसेंजर्स की होती है जो उसमें बैठे हैं। तो टाइम पीरियड स्टेबिलिटी का इनवर्स प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड कंफर्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? टाइम पीरियड ज्यादा तो बहुत कंफर्ट, टाइम पीरियड कम कंफर्ट नहीं है। टाइम पीरियड बहुत जल्दी स्टेबिलिटी, टाइम पीरियड आपका दे बहुत लंबा है तो स्टेबिलिटी कम है। और एक और बात, टाइम पीरियड जो है जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम, इससे हमने ये भी देखा कि जो टाइम पीरियड है वो मेटासेंट्रिक हाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 3 बात आप ध्यान रखना, इससे आप सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मतलब आप ये समझना, अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, ऐसे समझना, अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और टाइम पीरियड अगर कम होगा तो कंफर्ट कम होगा। ऐसे ध्यान रखना। मतलब अगर मेटासेंट्रिक हाइट कम है, मेटासेंट्रिक हाइट कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो जो कंफर्ट मिलेगा पैसेंजर को वो ज्यादा मिलेगा, बट जो बोट है, जो शिप है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम कहलाएगी। वहीं पर अगर मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो कंफर्ट कम मिलेगा पैसेंजर को, पर वहीं पर जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है क्या इतना यहां तक? तो आपने देखा होगा, जो एक होती है पैसेंजर शिप जो नाव होती है, और एक होती है वॉरशिप। वॉरशिप मतलब जो नेवल शिप होती है, जो आर्मी की होती है, जिसमें वो फाइटर जेट चढ़ते हैं और वो फिर नीचे उतरते हैं। तो पैसेंजर शिप और एक नेवल शिप या वॉरशिप, तो जो जहाज होता है, जो आर्मी का जहाज होता है, उसमें क्या ज्यादा आप रखोगे? मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा रखोगे या कम रखोगे? देखो, जो वॉरशिप है उसमें कंफर्ट से मतलब नहीं, उसमें स्टेबिलिटी से मतलब है, वो स्टेबल होना चाहिए। वरना जो वो टेक ऑफ या जो लैंडिंग करेंगे जेट्स वगैरह, उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमें स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब टाइम पीरियड कम होना चाहिए, मतलब जीएम क्या होना चाहिए? ज्यादा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉरशिप होती है, वॉरशिप आर्मी की जो होती है, उसमें जीएम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी जो है वो वहां पर ज्यादा चाहिए। कंफर्ट से वहां मतलब नहीं है। आप खुद देखो, टाइम पीरियड का जीएम से उल्टा संबंध है और टाइम पीरियड का स्टेबिलिटी से उल्टा है। दोनों से उल्टा है, मतलब जीएम का स्टेबिलिटी से डायरेक्ट संबंध है। अगला हम यहां पे समझेंगे। दूसरा आप ये समझना, पैसेंजर शिप, जो पैसेंजर शिप होती है, जो क्रूज वगैरह होते हैं, इनमें जीएम जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें कंफर्ट चाहिए।
ज्यादा कंफर्ट चाहिए मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए, टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए मतलब मेटासेंट्रिक हाइट कम होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या इतना समझ में आया यहां तक? इसलिए जो हमारा यहां पर इसलिए हमारा जो पैसेंजर शिप होता है, इसका जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है पैसेंजर शिप का, वो जनरली रखा जाता है 0.8 टू 1 मीटर। और जो वॉरशिप होता है उसका जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो 1 टू 1.5 मीटर होता है। और कभी भी अगर आपसे रिवर बोट का पूछें तो रिवर बोट का जो होगा वो आपका लगभग 1.5 से 3 मीटर तक होता है। तो मतलब रिवर बोट जो होती है, जो नदी में जो नाव होती हैं, उनका बहुत ज्यादा होता है टाइम पीरियड अगर वहां पे सॉरी मेटासेंट्रिक हाइट, और मेटासेंट्रिक हाइट अगर उनका ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, मतलब वहां पे डिस्कंफर्ट होता है नदी वाली में, आपने देखा होगा ह्यूज डिस्टर्बेंस आते हैं। तो ये मेटासेंट्रिक हाइट की अलग अलग वैल्यूज हैं। अभी हमने जितना पढ़ा पहले समझ लेते हैं। स्टेबिलिटी बॉडी के लिए, सबमर्ज बॉडी के लिए हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम कब पढ़ा? जब सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो ऊपर होगा और जी नीचे। अनस्टेबल कब होगा? जब जी ऊपर होगा और बी नीचे। और जब जी और बी क्या करेंगे? कॉन्साइड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमने फ्लोटिंग बॉडी के लिए पढ़ा। फ्लोटिंग बॉडी में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो हमें कब मिलेगा? जब m ऊपर होगा g नीचे, या फिर mg जो होगा वो पॉजिटिव। जब g ऊपर होगा m नीचे, या फिर mg जो होगा नेगेटिव अनस्टेबल। और जब g और m कॉन्साइड करेंगे या फिर mg की वैल्यू 0 होगी तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। इतना हमने यहां तक पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया। अब इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, अब मेटेलिक बॉडी है 5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाइट इज इमर्स्ड टू ए डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर इन वाटर। ठीक है, बॉडी है, इसका ये पूरा जो विड्थ है ये 5 मीटर है, ये जो हाइट है ये 1.2 है, और ये जो है ये 3 मीटर है। ठीक है, ये 0.8 मीटर की हाइट तक यहां पे डूबी है, मतलब ये वाला लगभग कितना होगा? 0.4, जो पोर्शन डूबा नहीं है। अब इसमें बोला है डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की जो डेंसिटी है वो है 1025 kg पर क्यूबिक मीटर। हमें मेटासेंट्रिक हाइट यहां पर बतानी है। देखो, मेटासेंट्रिक हाइट जब हम निकालेंगे, जीएम निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? बीएम माइनस बीजी, राइट। बीएम का फॉर्मूला क्या होता है? आई मिनिमम के अपॉन में वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। अब जब आई मिनिमम निकालेंगे तो ये जो सरफेस यहां पर कट हुई, इमेजिन करना, जो फ्री सरफेस से वो सरफेस कट हुई, उसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो क्या आप मानते हो वो जो लेमिना बनेगा वो लगभग बनेगा 3 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऐसे अंदर में होगा। ठीक है, अब इसका हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 3 इंटू 5 का क्यूब बाय 12, और एक बनेगा 5 इंटू 3 का क्यूब बाय 12। छोटा वाला कौन सा होगा? 5 इंटू 3 का क्यूब बाय 12, तो वो आ जाएगा 5 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस। वॉल्यूम डिस्प्लेस मतलब जितना ये इसका बॉडी का वॉल्यूम डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना है बॉडी का जो पानी में डूबा है? वो है 0.8 इंटू 5 इंटू 3। इतना पोर्शन डूबा है, तो वो हो गया 0.8 इंटू 5 इंटू 3 माइनस बीजी। बीजी के बीच की दूरी कितनी है? अगर हम इतने पूरे पोर्शन को देखें तो इस पूरे पोर्शन में यहां पर जो इसका जी होगा वो 1.2 के आधे पे होगा, मतलब ये जो जी होगा वो होगा 0.6 पर, क्योंकि वो तो 1.2 के आधे पे होगा। परंतु वहीं पर ये जितना डूबा है
उसका जो सेंटर होगा वो हमारा सेंटर ऑफ बायंसी होगा, और सेंटर ऑफ बायंसी जो होगा वो 0.8 के आधे पे होगा, तो सेंटर ऑफ बायंसी यहां पर 0.4 होगा। क्लियर? मतलब पूरी जो डेप्थ है वो कितनी है 1.2, तो उसका जो सेंटर है वो जी हो गया, तो जी कितना हो गया 0.6, पर बॉडी डूबी कितनी है 0.8, तो उसका जो सेंटर होगा वो कौन होगा सेंटर ऑफ बायंसी, तो उसकी हाइट कितनी होगा यहां तक 0.4, तो ये हो गया हमारे पास 0.6 और 0.4, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना आया 0.2, तो उसमें हमने 0.2 कर दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी के बीच की दूरी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, इस 3 से हमारा ये स्क्वायर बचा। अब जब सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 अपॉन 0.8 इंटू 12 माइनस 0.2, ये जाएगा 3 4 जा 12। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.7375, 0.7375 मीटर, ये आ गई हमारी मेटासेंट्रिक हाइट। समझ में आया? आई मिनिमम क्या होगा, जिस लेमिना को फ्री सरफेस ने कट करा है उसका मिनिमम इनर्शिया। वॉल्यूम डिस्प्लेस समझ में आया क्या लिया? ठीक है, जितना डेप्थ डूबा इंटू विड्थ इंटू लंबाई और बीजी के बीच की दूरी, तो आपका ग्रेविटी होगा 1.2 के आधे पर, बराबर बायंसी होगा 0.8 के आधे पे, तो 1.2 का आधा 0.6 और उसका आधा 0.4, दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए, तो यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास जो भी मान लो ये जहाज है, शिप है, ये शिप होती है। अभी जो ये शिप है इसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है, तो ये यहां पर जो वाटर है वो इसको इस सरफेस पर कट कर रहा है, ये फ्री सरफेस है। ठीक है, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ द वाटर। तो जो लेमिना वाटर ने उसका कट कर रखा है, अगर मैं उसको यहां पे ड्रॉ करूं तो वो जो लेमिना होगा वो लगभग ये वाला होगा, उसमें ये जो डायमेंशन है हमारे पास, ये तो लेंथ हो जाएगा शिप का, है ना। ये जो लेमिना अगर आपको दिख रहा हो जो फ्री सरफेस कट कर रही है, मैंने इसको शेड कर दिया है, ये वाला लेमिना, तो ये यही वाला बनेगा, एक लेंथ होगा और एक और क्या होगा विड्थ होगा। तो यहां पर जो लंबाई के दिशा में जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं रोलिंग एक्सिस, ये बताया था आपको जो लॉन्गिट्यूडनल में है, और जो ऐसे में होती है इसको हम बोलेंगे पिचिंग एक्सिस। पिचिंग एक्सिस कौन सी है, पिचिंग ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, और रोलिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। ये भी कई बार पूछते हैं, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी है, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड एल से होता है और रोलिंग में ही एल आ रहा है, तो रोलिंग में एल आ रहा है, तो रोलिंग लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के दिशा वाली, और पिचिंग में टी आ रहा है, टी मतलब ट्रांसवर्स वाली। ये ट्रिक है इसको याद रखने की। अब अगर मैं इसमें ये आई टी टी निकालूं और ये मेरा क्या होगा आई एल एल, तो अगर मैं आई टी टी निकालूं या आई पिचिंग निकालूं तो जिसको कट करा उसका क्यूब होगा, तो किसको कट करा एल को, तो वो हो जाएगा हमारे पास बी एल क्यूब बटे 12। वहीं पर मैं आई एल एल या आई रोलिंग निकालूं तो आई रोलिंग ने बी को कट कर रखा है तो उसका क्यूब होगा, तो एल बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपका एल बड़ा होता है, मतलब ये वाला जो है ये ज्यादा है और ये वाला जो है ये छोटा है। इसलिए जब भी किसी भी शिप को डिजाइन करें तो रोलिंग में करें कि पिचिंग में करें, ध्यान रखना। तो हम सोम के अंदर भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिधर इनर्शिया कम है उधर ही आपका सेक्शन वीकर होता है, उधर कमजोर होता है। और हमेशा डिजाइनिंग
जो होता है वो वीकर सेक्शन या वीकर एक्सिस गवर्न करती है। मतलब जब भी शिप की डिजाइनिंग करेंगे तो वो हमेशा ILL करेगा। मतलब जब भी हम शिप को डिजाइन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? रोलिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हमेशा डिजाइनिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रोलिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग। जो कि जहां पिचिंग है वहां तो उसका इनर्शिया वैसे ही ज्यादा है। कभी भी आपने देखा होगा कोई भी जो नाव होती है उसमें ये पिचिंग, ऐसे कभी आपने डिस्टरबेंस आते हैं किसी भी नाव को देखा हो तो कभी ऐसे ऐसे वो होती है? नहीं। जो भी नाव होती है वो हमेशा ऐसे ऐसे ही पलटती साइड में, इसके अबाउट। आपको इमेजिन करना, जो लंबाई है उसके अबाउट ही करती है, तो उसमें वो जल्दी हिलती रहती इजीली। ऐसे में नहीं आती। अगर ऐसे में एक बार हुआ तो वो सीधे पानी में डूब जाएगी। तो वो पिचिंग में तो खुद ही ताकतवर है, हमें वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें मेन उसको किस में बचाना है? रोलिंग में। तो रोलिंग के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग की जाती है शिप की, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? तो आज के सेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? फ्लोटिंग बॉडी में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सबमर्ज बॉडी में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइम पीरियड, कंफर्ट और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, किस प्रकार के शिप के लिए टाइम पीरियड कम ज्यादा होना चाहिए, कहां पर क्या प्रायोरिटी है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको निकाला जाता है, और लास्ट हमने पढ़ा शिप की डिजाइनिंग कौन सी एक्सिस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वेट एंड अपारेंट वेट, और फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज मोशन ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आप इसी तरह से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर सभी एग्जाम्स के लिए आप फोकस कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो नॉन टेक महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं। अगर आप SSC JEE की टेस्ट सीरीज सर्च आउट कर रहे हैं तो कई प्रकार की टेस्ट सीरीज डिफरेंट फॉर्मेट के साथ AC+ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफी इफेक्टिव बना सकती है। इस सेशन का जो PDF है वो AC+ ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पर आपको मिलेगा। इसको आप सर्च करें, टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करें, और यहां से आप इन सभी लेक्चर्स के PDF को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।